हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब। हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आपकी जो ये मैगजीन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। और इनको रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, गलती होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसमें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमसे जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सब पे जुड़िए। टेलीग्राम ग्राम पे आपको क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली क्विज करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बेहतर तरीके से। और मंथली मैगजीन्स भी हैं जो कि पूरे मंथ के रिवीजन के लिए हैं। फटाफट सीरीज की मैगजीन्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हैं, क्विक रिवीजन के लिए उनको बनाया गया है। हमारी रिसर्च टीम इस पे बहुत मेहनत करती है। हमारा पूरा फोकस होता है कि कैसे हम आपको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड करें जिससे कि आपका एग्जाम में हेल्पफुल रहे और आपकी गलतियां मिनिमम हो। हमारा जो टारगेट होता है वो यही रहता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, स्टेट सर्विसेज में आपको हेल्प मिले। इसके अलावा जो अदर सर्विसेज हैं वहां पे भी जो भी स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो आपके सारी चीजें कवर हो जाएं। तो आप प्लीज हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए और लाइव क्लासेस से अटेंड जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनका जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा 2026 ये जो है वो शुरू हुआ 16 अप्रैल को और ये 30 तक जो है आज तक पूरा चला। और मतलब ये जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है ये 15 डेज का क्लीनलीनेस ड्राइव होता है जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, वो इसको चलाती हैं। इसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। और इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको कैसे क्लीन रखना है उस पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ उनको कैसे हरा भरा बनाना है, ग्रीन कैसे बनाना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं इस पूरे उसमें। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है मतलब स्वच्छता पखवाड़ा मतलब इधर उधर कई सारी मिनिस्ट्रीज करती हैं। तो ये भी जो है वो अपना टाइम टू टाइम चलाती हैं कि हाँ कैसे हमारी जो कल्चरल चीजें हैं उनको हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है। फिर पिपराहवा बुद्धा रिलिक्स ये जो है वो लद्दाख में गए हैं और लद्दाख लेह में इसको रखा जाएगा पूरा। कल जैसे हमें पता है कल बुद्ध पूर्णिमा है तो दिल्ली से इसको जो है वो द्रुक्पा थुत्से रिंपोचे और केनपो थिनलास कोसार ये माथो मोनेस्ट्री से हैं और ये लोग इसको दिल्ली से लेह लेके गए हैं। और इसके पहले भी जो पिपराहवा के रेलिक्स हैं इसको हमें पता है कि हमने पिछले साल जो है वो ये इंडिया आए और इसको गोदरेज और गवर्नमेंट की मदद से जो है वो ग्रुप की वजह से इन्होंने लिया वापस। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसको रखा गया है क्योंकि काफी पवित्र हैं। ये अवशेष हैं लॉर्ड बुद्धा के जो कि बुद्धिज्म में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम इधर के तरफ जो है वो भेजा भी गया। म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, तो एक ग्लोबल एक अटेंशन भी मिला इन सारी चीजों को। तो ये जो रेलिक्स गए हैं ये भी फिर यहाँ पे 2 मई से 10 मई तक रखे जाएंगे लेह में, फिर झांसकार में इनको भेजा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो बुद्धिज्म को काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। और मतलब यही है कि उसको प्रमोशन के लिए है। फिर पिपराहवा रिलिक्स की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1898 में, जैसे ये है। इसको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे विलियम क्लैक्सटन पेप। जैसे कि कभी कभी ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट हो जाती कि किसने इसको खोजा था। ठीक है। पिपराहवा के स्तूप के पास से ये मिला था, ये भारत नेपाल बॉर्डर के पास था। और ये माना जाता है कि एंशियंट कपिल वस्तु है ये जो कि शाक्य रिपब्लिक का जो है वो कैपिटल हुआ करता था जहां पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना जो इनिशियल दिन है लाइफ के उसको वहीं पे जो है वो बिताया था। फिर उसके बाद जो है वो कॉलोनियल जब रूल था तो ब्रिटिशर्स जो है वो उसको लेके चले गए थे। वहां पे प्राइवेट कलेक्शन के पास ये था उनके। और फिर इसको जो है वो गवर्नमेंट ने वापस जो है वो
ले आया बैक टू इंडिया, और अभी जो है ये हमारे जगह जो है इनको रखा गया है, दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है, वहां से ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे इनको टाइम टू टाइम भेजा जाता है। फिर यूएस की अथॉरिटीज ने भी अनाउंस किया कि इन्होंने 65 एंटीक्स हैं जो इंडिया के, इसको रिटर्न किया है। माना जा रहा है इसकी कलेक्टिव वैल्यू $14 मिलियन के है लगभग। और इसमें जितने ये सब एंटीक्स हैं इनकी इलीगल तरीके से क्रिमिनल ट्रैफिकिंग की गई थी, ये पूरा एक नेटवर्क है। तो इसमें जो ट्रैफिकर्स थे इनको भी पकड़ा गया है। और एक सेरेमनी हुई और उसमें जो है वो इंडिया के जो काउंसल जनरल है उनको ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न की गई हैं। ठीक है। और इसमें हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जैसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का एक फोकस रहता है। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक हमारा 1970 में यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसके अंदर एक कॉपरेशन है। और जब भी इस तरह के जो केसेस होते हैं तो जो गवर्नमेंट्स हैं इनका एक वो रहता है कि हम इसको बातचीत के जरिए जो भी चीजें हैं उनको पहले तो सीज कर लें, फिर जो कंट्री को बिलोंग करती है उसको वापस दिया जाए। तो टाइम टू टाइम स्मगलिंग होती रहती है। और इसमें ये सुभाष कपूर एक ये लीडिंग जो है वो डीलर थे, इनको अरेस्ट भी किया गया था 2011 में। फिर इनको इंडिया भेजा गया, फिर इन पे काफी सारा ट्रायल की चला। उसके बाद इनको अपराधी माना गया कि हाँ ये ट्रैफिकिंग करते हैं, जो इस एंटीक्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। तो फिर अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको जो है वो वापस चला गया है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें एक ऑपरेशन हिडन आइडल चलाया गया था। ठीक है। और ये इसी ऑपरेशन के तहत जो है वो 600 पीसेस जो है वो जो कि कल्चर से रिलेटेड चीजें थी जो चोरी हुई थी उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और उनको फिर वापस जो है वो इंडिया को दिया गया है। ये भारत के जो मंदिर हैं है ना, जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहां से इनको चुराया गया था। फिर अभी गवर्नमेंट का ऐसे इंफॉर्मेशन था, डेटा था कि इंडिया में जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट है ये काफी बढ़ा है। और 2017 के मुकाबले अगर हम देखें, 2017 में 22% था, अभी बढ़ के 39% हो गया है। तो जो पूरा पीरियड रहा है इसमें 17% पॉइंट्स का जो है वो बढ़ोतरी हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का मतलब है कि जो वुमेन है उनकी सिचुएशन बेहतर होगी, जॉब एक्सेस बढ़ रहा है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो सोशल नॉर्म्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है। तो ये बेटर तरीके से इकोनॉमिक जो अपने भी जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनको मैनेज कर सकेंगी, साथ ही साथ कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर ईपीएफओ, पहले तो शायद डेटा आया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ है फीमेल्स का। लेबर पार्ट नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, ये कल ही के डेटा में था, बढ़ा है मतलब महिलाओं का तो बढ़ा ही है। जो रिपोर्ट्स हैं अभी, है ना, उसमें गवर्नमेंट का डेटा है कि महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट दर भी बढ़ा है। और जो पीरियोडिक लेबर जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी बढ़ा है, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम है ई प्राप्ति। ठीक है। और ये है आपका ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। और इसको इसलिए जो है वो ये लॉन्च करेंगे ताकि ये बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रैक कर पाए और लिंक कर सकें जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो पुराने ईपीएफ के अकाउंट्स हैं उनको जो है वो एक्टिवेट जो है वो किया जाए। तो ये अब जैसे हमारे लिए इसमें ईपीएफओ है या ई प्राप्ति पोर्टल पूछ दिया कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये ईपीएफओ है। ये ईपीएफओ क्या है, हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। और ये क्या करती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो लोगों का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको मैनेज करने का काम करती है। ईपीएफओ के द्वारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो दिया जाता है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है, यूनिक आइडेंट मतलब इसकी एक आइडेंटिटी रहती है। और जो मेंबर है उनके अकाउंट से ये लिंक रहता है। तो अगर वो कोई चेंज करते हैं जॉब में तो उससे जो है वो पता चलता है कि हाँ कितना इनका कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या चीजें हैं, फिर किस तरह से उनका जो मनी है उनको रिइम्बर्स जो है वो किया जाएगा। तो ये है ई प्राप्ति पोर्टल, याद रखना। और ये जो है ये
अ, पहले भी जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, इन ऑपरेटिव अकाउंट वेब पोर्टल। तो उसी को, और ये 2023 में लॉन्च हुआ था, तो उसको और बेहतर तरीके से बनाया गया है, और इसको जो है वो अब ये इनको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ईपीएफओ के जो मेंबर्स होते हैं उनका इनका भी 12 डिजिट का यूएएन नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इनका 80th राउंड सर्वे जो है वो इन्होंने निकाला है ऑन हाउस होल्ड सोशल कंपोजिशन ऑन हेल्थ। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि हेल्थ जो है वो काफी ट्रांसफॉर्म हुआ है इंडिया में, और इन्होंने कहा कि इंडियन जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें जो स्पेंडिंग है वो कम है, और इसकी वजह से हाउस होल्ड्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हुआ है। और इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन मोर देन हाफ ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइजेशन केसेस, जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वाले हैं, तो वो लगभग 1100 है, और जो मतलब एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसमें कहा गया है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ये बेहतर हुआ है, और इन्होंने कहा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से किया है। गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस और जो फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, एक्सपेंशन हुआ है, काफी 3 गुना बढ़ गई हैं रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में जो है वो 8% से 31.8% हो गई हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि हेल्थ सेक्टर जो है वो बेहतर हुआ है, क्वालिटी हेल्थ केयर हुआ है, अफोर्डेबल हुआ है, एक्सेसिबल हुआ है, ये है। इसमें बात कही गई कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो बढ़ी हैं, 95.6% हो गया है रूरल एरियाज में, 97.8% है अर्बन एरियाज में, मतलब कि बच्चे जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह या प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन जगहों पे हैं। इससे क्या हुआ है कि जो मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बेहतर हुई हैं। ठीक है, तो ये है। फिर इंडिया में जो यूथ है, जो यंगेस्ट वर्कफोर्स है हमारा, इसको कैसे बेहतर करना है, इस पे काफी सारा काम हुआ है। और जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया 25-26 का, इसमें बताया गया कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो यूथ है उनके बीच में स्किल्स कैसे डेवलप की जाए। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। और अगर जैसे इसमें डेटा आया कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सर्वे है, इसमें बताया गया है कि अभी स्टेबल लेबर मार्केट है। ठीक है, और ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, 59.9 रहा। तो ये लेबर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिकवरी को दर्शाता है। अब जो हमारा 26-27 का जो बजट है, इसमें स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रखा गया है। कई सारी टारगेटेड इनिशिएटिव्स को जो है वो बेहतर और बड़ा करने की मांग की जा रही है, मतलब पे काम किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, ताकि जो नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो यूथ को ट्रेन किया जा सके, और ताकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेहतर तरीके से उनको मिल सके। फिर इसमें कहा गया है कि एजुकेशन सेक्टर पे भी इसको बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, हमें एजुकेशन को और अच्छा करना होगा। तो उसके लिए हमने 1.39 लाख करोड़ का प्रावधान रखा। ठीक है, और ये जो हमारा 25-26 का बजट था उससे 8.27% का इंक्रीज है। फिर यूनिवर्सिटीज टाउनशिप बनाने पे काम चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक गर्ल हॉस्टल बनाने की बात की जा रही है, थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग कैपिटल सपोर्ट। इसके अलावा 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, जिसमें कि नाम दिया गया नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, कॉस्मोस 2 प्लानिटोरियम, ये बन रहे हैं ताकि एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी इनको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ यूथ को इनमें जोड़ा जाए। ठीक है, सेक्टर वाइज काम किया जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे भी काम हो रहा है कि इनमें भी यूथ को जोड़ा जाए। ये क्या करते हैं, लगभग 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं, और 11% जो मैन्युफैक्चरिंग है और ग्रॉस वैल्यू एडेड का, वो आपका इस टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। एक्सपोर्ट बढ़ा है 8.6%, मतलब इनसे होता है।
तो कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे प्रावधान इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए गए हैं। जो बजट है इसमें प्रपोज किया गया है नेशनल फाइबर स्कीम, और इसके तहत नेचुरल और मैन मेड और जो न्यू एज फाइबर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। टेक्सटाइल का एक्सपेंशन किया जा रहा है। जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स थे उनको जो है वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हमारा नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम है। टेक्स इको इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल को डेवलप करने की बात हो रही है, जिसमें अब जिसमें इसमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को वो किया है कि कैसे बनाना लीव्स को, है ना, इन सब चीजों का यूज किया जाए। फिर समर्थ 2.0 इसको इसको चालू किया गया कि इससे जो है वो स्किलिंग का काम हो सके। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो बन रहे हैं फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ये है खादी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है। अब साथ ही साथ इस सेक्टर के अलावा कैसे और सेक्टर्स में यूथ को एंगेज करना है, कैसे वहां पे काम करना है, इसके लिए जो है वो आपका हेल्थ केयर में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बायो फार्मा शक्ति, इसको जो है वो अपग्रेड किया गया है इंस्टीट्यूशन को इस स्ट्रेटेजी के तहत, जहाँ पे नॉलेज को बढ़ाने पे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ाने पे काफी फोकस किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि इंडिया एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इसके लिए हमें जो अभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और बेहतर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें और जोड़ना होगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए भी काफी एलोकेशन किया गया है 4,408 करोड़ का। तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि यूथ को किन किन सेक्टर्स में कैसे कैसे इंगेज किया जाए, उस पे कैसे कितना काम हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट है। ऑरेंज इकोनॉमी की जैसे बात करी गई थी पिछले साल, अभी हमारा जब मुंबई में ये हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, इन सब पे का बात हुई कि इंडिया में जो है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर काफी वैल्यूड है। ग्रोथ माना जा रहा है कि 2027 तक जो है वो 3.06 ट्रिलियन के लगभग हो जाएगी। कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है। ताकि इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं जुड़ सकें और इसमें जो है वो हेल्प मिले इसको और बेहतर करने में, बड़ा करने में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट, इन्होंने जो है वो स्पोर्टिंग को बढ़ने के लिए जो है वो मतलब इनका एम है कि हम जो है वो 2036 टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन में आए, तो इसके लिए ये भी काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो एलोकेशन है उसको काफी बढ़ाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लो, तो जो टेक्सटाइल के जो क्लस्टर्स हैं वो जैसे तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। हमें पता है कि हमारे जैसे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो है वो लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, इसी तरह गुजरात में बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है। ठीक है। तो उसको पुश किया जा रहा है कि इस सेक्टर में और ज्यादा जो है वो एफिशिएंसी बढ़े। फिर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जैसे ये हैंडले में है, लद्दाख में। ठीक है। 26 तक हमें टॉप 10 नेशन में बनना है। हम बिडिंग भी कर रहे हैं कि जो 2036 का ओलंपिक्स है वो इंडिया में हो। तो ये सारी चीजें हैं। डेयरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, लाइफ स्टॉक सेक्टर को बेहतर करने पे काम किया जा रहा है। ओवरऑल जो यूथ का एंगेजमेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाना है, ताकि इनका जो जो पूरा एक बेहतर तरीके से यूथ का जो टैलेंट है जो उनका है उसको बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्हें जो है वो एक नोटिस ऑफ कंप्लायंस मिला है फ्रॉम हेल्थ कनाडा। और ये जो है ये इनका जो जेनरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन है, इसको ये कनाडा को जो है वो देंगे। ठीक है। तो ये पहली कंपनी बन चुकी है जिसको एक तरह से मार्केट ऑथराइजेशन मिला है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और इसमें जो है वो इनका कहना है कि जो अप्रूवल हुआ है ये 2 स्ट्रेंथ्स के लिए है जो दवाइयाँ ये यूज करते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि जो कनाडा है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। हाँ, तो ये जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, ज्वाइंट अकाउंट है आप दोनों का? तो कनाडा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है सेमाग्लूटाइड का। यहाँ पे काफी सारे तो ये जो पेशेंट्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज है ये इंडियन है? हाँ, डॉक्टर रेड्डीज जो है वो लेबोरेटरीज वो इंडिया की कंपनी है। और इनको जो है वो जेनरिक वर्जन बनाने का, अभी जब इनका खत्म हुआ नोवा नॉर्डिक उनका,
तो इनको अब लाइसेंस है। पहले इनके साथ काफी लंबा केस चला है, दिल्ली हाई कोर्ट में इनका काफी केस था। तो ये कहते कि इन्होंने कहा कि हमने इसका जेनरिक वर्जन बनाया है, पेटेंट जो टाइम था इनका ओवर हो गया, तो अब ये बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो अब इनके प्रोडक्ट जो है वो कनाडा भी ये जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पूरा अच्छे से लॉन्च करेगी ताकि जो है वो जो वहाँ के पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और इसमें बताया गया कि जो सेमाग्लूटाइड है, इसको जो है वो वंस वीकली ट्रीटमेंट दिया जाता है जो अडल्ट पेशेंट्स हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज है जिनको, इनसे उनका जो ग्लाइसेमिक लेवल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। सेमाग्लूटाइड मतलब एक कंपाउंड है जिसको कि सबसे पहले वही नोवो नॉर्डिस्क ने डेवलप किया था, और इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में, ये ओजेम्पिक के नाम नाम से बिकती थी। डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करती है, वेट लॉस के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और इसको वेट लॉस के लिए जो दवा आती है वो विगोवे से आती है। ये एक GLP-1 रिसेप्टर है, और ये क्या करता है, एगोनिस्ट दैट हैज सीन सोरिंग ग्लोबल डिमांड, इसकी ग्लोबल डिमांड काफी बढ़ रही है क्योंकि काफी इफेक्टिव तरीके से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और वेट लॉस में इसका मतलब फायदा है। और डॉक्टर रेड्डी जो है ये इंडिया की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, और ये जानी जाती है कि ये बेहतर क्वालिटी के जेनरिक जो ड्रग्स हैं उनको जो है वो बनाती है। ठीक है, तो ये है। फिर वेस्ट बंगाल में कल सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ, और हाईएस्ट एवर जो है वो वोटर टर्न आउट रहा है इसमें, और 91.66% जो है वो रहा सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग में भी। और इसके पहले जब 2011 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे 84.7% जो है वो रिकॉर्ड वोटिंग उस टाइम पे हुआ था। तो अब मतलब वही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी बेहतर हुआ है। फिर महाराष्ट्र कैबिनेट ने काफी सारी चीजों को अप्रूवल इसमें किया है, और इन्होंने कहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 अनाउंस किया। इससे ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह उसको बूस्ट करेंगे, इनोवेशन को, एम्प्लॉयमेंट को विद इन स्टेट, AI पॉलिसी लेके आएंगे। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 10,000 करोड़ का जो है वो पैसा उसमें ये देंगे। इससे 1.5 लाख जॉब क्रिएट होंगी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक चेयर बनेगा, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस उसमें, ठीक है, डिपार्टमेंट में। और इसमें इनका जो एक लेगेसी है उसको एक वो किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 300 करोड़ सैपलिंग्स लगाने की बात कही जा रही है, प्लांटेशन ड्राइव चलेगी ग्रीन महाराष्ट्र कमीशन के द्वारा, और ताकि स्टेट का जो एनवायरनमेंट है उसको और बेहतर किया जा सके। लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ये पूरा लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और इसके अलावा इन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्रूवल किया है जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो कि हायर सेकेंडरी में जो है वो एजुकेशन जिनका जो है वो चल रहा है ये। तो ये अब महाराष्ट्र भी जो है वो AI को बूस्ट काफी जो है वो कर रहा है। इसके पहले हमने देखा कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, यहाँ पे काफी काम हो रहा है AI और क्वांटम उसमें कंप्यूटिंग में, और एक हब के तौर पे जो है वो उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अब महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस पे काम करेगी। फिर RBI ने अपना लॉन्च किया है मिशन सक्षम फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये एक कंप्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि जो मैनेजेरियल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की उसको और बेहतर करना, बढ़ाना, और कैसे जो बैंक्स हैं वो जो RBI के रूल्स हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो फॉलो करें, और जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस है वो बेहतर हो। तो मिशन सक्षम ये एक मिशन मोड, सेक्टर वाइड और ऑल इंडिया ट्रेनिंग इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो जो RBI है लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी, और इसमें ई लर्निंग कोर्सेज भी चलेंगे, और साथ ही साथ इन पर्सन मतलब आप जो फिजिकली अपीयर होके भी ट्रेनिंग में अटेंड कर सकते हो, और ई लर्निंग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा जिसमें बोर्ड मेंबर, सीनियर मैनेजमेंट, इन सबको जो है वो किया जाएगा। तो याद रखना कि मिशन सक्षम जो है वो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये एक
प्रमुख हिस्सा है फाइनेंशियल सिस्टम का, उसको बेहतर करने के लिए इसको जो है वो आरबीआई लेके आई है कि ताकि ये ज्यादा अच्छे तरीके से और काम करें। फिर आज जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, ये कटरा श्रीनगर कटना वंदे भारत एक्सप्रेस इसका जो है फ्लैग ऑफ करेंगे फ्रॉम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और पहले ये श्रीनगर से माता वैष्णो देवी कटरा तक जो है वो ऑपरेट होती थी। अब ये जो है वो पूरा ऑल द वे टू जम्मू तवी, मतलब ये पूरे तक जाएगी। और ये काफी मॉडर्न ट्रेन है, और ये इससे जम्मू कश्मीर के विकास में काफी हेल्प मिल रहा है। और ये साथ ही साथ जो है वो इंस्पेक्शन भी करेंगे, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, अंजी ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है, वहां पे ये पूरा जाएंगे और वो करेंगे। ठीक है। और जैसे हमें पता है कि कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ये 6 जून को जो है ये इनिशियली फ्लैग ऑफ किया गया था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का। और ये 272 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है, ये कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, ताकि जो कश्मीर है उसके भी डेवलपमेंट में हेल्प मिले। और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स है उनको भी कैरी किया जा रहा है डिफरेंट उसके थ्रू। माना जा रहा है कि इससे जो है वो कश्मीर के डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जो ट्रेवल टाइम है वो सही होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रीजन की और बेहतर होगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये प्लान कर रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस करेंगे व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इनेबल करेगा व्हीकल्स को टू शेयर लोकेशन एंड मूवमेंट डेटा टू एनहांस रोड सेफ्टी। और ये इनिशिएटिव जो है वो अ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, जिसमें 2025 में जो है वो एक्सीडेंट हुए थे। और उसकी वजह से जो है वो काफी लाइफ की का लॉस हुआ था। तो उसमें इन्होंने कहा है कि हाईवे सेफ्टी पे आप काफी काम करिए, क्योंकि ये एक राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। और जो भी हाईवेज वगैरह पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको रिमूव करिए। तो उसी को देखते हुए ये जो गवर्नमेंट है ये प्लान कर रही है कि एक ये नया व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को है वो लगाएगी। और वी टू वी ये क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर वी टू वी व्हीकल टू एवरीथिंग स्कीम। और इसमें किया जाता है कि कम्युनिकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे जो है बेहतर किया जाएगा, ट्रैफिक लाइट्स, टोल को, पेडेस्ट्रियन को, इन सबको जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा, ताकि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ना हो। अभी बहुत स्पेसिफिक जो है वो चीजें नहीं आई हैं कि किस तरह से इन चीजों को लागू किया जाएगा। और अभी जो एक इनका एक प्रोटोकॉल है, की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये है डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और CV2X सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग। और इसको लेके भी जो है वो अभी एक कंसर्न भी रेज किया जा रहा है कि किस तरह से ये सिस्टम चलेगा, और हर एक क्या व्हीकल में ये नेटवर्क लगेगा, जो ड्राइविंग करेगा, जो ड्राइवर रहेगा वो कैसे डेटा को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है। जैसे कमर्शियल ड्राइवर्स को तो मान लो जो है वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनट्रेन्ड होते हैं, तो वो कैसे असेस करेंगे कि हाँ एक्सीडेंट का रिस्क है, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो अभी किस तरह से लागू करेंगे ये भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे बातचीत चल रही है कि इसको जो है ये ले आने वाले हैं। और इसमें जो है वो कंजेशन वगैरह का भी लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ठीक है। और ये जो व्हीकल टू व्हीकल होता है, मतलब इसे एक व्हीकल से जो डेटा है वो दूसरी को जो है वो शेयर कर सकेंगे अपना। तो मतलब इनका कहना है कि इससे जो हाई स्पीड जो जगह हैं वहां पे एक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, कि जैसे स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा। ये एक स्मार्ट सोल्यूशन के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा, बस ट्रेनिंग इसमें देनी होगी फेज मैनर्स पे, कि लोगों को पता चल सके कि कैसे इस पे काम करना है, इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। ठीक है। अब चूंकि इंडिया में हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज होती हैं ग्लोबली, और हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है। और इसमें जो सबसे जो ज्यादा है वो जो नेशनल हाईवेज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं ये होते हैं। और ये जो मतलब इसको एक तरह का, ये एक तरह का इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
और ये 5.9 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम बैंड होता है, इस पे इंटरनेशनली इसको इसी स्पेक्ट्रम बैंड को रखा गया है कि इस पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलता है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको डेवलप किया गया है और ये लागू भी है। ठीक है। और अब इंडिया में कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे इसको ले आते हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम में देखना होगा। जैसे जो कीवर्ड जैसे V2V, V2X किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो इतना मतलब भी फिलहाल के लिए याद रखना है। ठीक है। फिर फीफा, इन्होंने अप्रूव किया है रिटर्न ऑफ अफगानिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ये खेलेंगी, और इन्होंने जो गवर्नेंस रेगुलेशन है उसमें जो है वो अमेंडमेंट किया है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के साथ। और दैट इस ये जो टीम है ये 2021 से नहीं खेल रही थी, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान का पूरा टेक ओवर कर लिया था। ठीक है। तो अब जो इनकी टीम है वो मतलब जो मैचेस वगैरह है वो खेल सकेगी, पार्टिसिपेट इसमें कर पाएगी। अफगानिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की बात करें तो ये 2007 में बना था, और इसको काफी जो है वो रिकॉग्निशन मिला था कि मतलब ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को ये आगे ले आए। फिर जब तालिबान की सरकार बनी 2121 में, तो फिर महिलाओं पे जो है वो बैन कर दिया गया, टीम को खत्म कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि जो वुमेन्स हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। इसका बहुत सारा जो है वो कंडमनेशन भी हुआ कि जो जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उन्होंने वो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अ, अभी जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो असम में चल रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। और इसमें जो है वो उल्फा, ये जो है वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको कि उल्फा वन कहा जाता है, इनके मतलब कहा जा रहा है कि इनके जो कैडर्स हैं वो अपना खतरा है इनका, और इसीलिए जो है वो, तो ये जो है मतलब कि इनका जो कैडर है और जो ड्रग डीलर्स होते हैं, तो उनके आशंका है कि ये जो है वो अटैक कर सकते हैं, तो उसी को लेके इंडियन आर्मी का रेड शील्ड गनर्स हैं, इनका जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। और इसको जो है नाम दिया है इन्होंने स्पीयर कॉप्स। ठीक है। ये इसी के अंतर्गत काम करते हैं, और ये टारगेटेड एरियाज हैं अपर आसाम डिस्ट्रिक्ट के, तिनसुकिया, चराइदियो, शिवसागर, यहाँ पे जो है वो नारकोटिक्स वगैरह की समस्या है, काफी इलीगल ट्रेडिंग वगैरह जो है वो होती है। ये जो उल्फा ग्रुप है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, और ये काफी लंबे समय से आसाम को जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल करके अलग करना चाहता है, इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करता है कि असम करके जो है वो बनाया जाए। ठीक है। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मिलिटेंट ग्रुप्स को, अपना लॉजिस्टिकल और बाकी सारी चीजें। तो ये सब जो है वो नाम याद रखना। और ये उल्फा वन, इसको पारेश भरुआ जो है ये इनके द्वारा जो है वो लेड किया जाता है। और ये काफी पिछले काफी समय से ये म्यांमार में जो है वो छुपे हुए हैं, और वहां से जो है वो स्मगलिंग का, एक्सटॉर्शन का, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पे अटैक का काम जो है वो करते हैं। और इन्होंने जो असम पुलिस है ये एक्टिवली एंटी इंसर्जेंसी पे काम कर रही है, और जो ड्रग रैकेट्स हैं उस पे। और इन्होंने अपना ऑपरेशन प्रघात इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, ताकि इनके बीच का जो पूरा नेक्सस है उसको जो है वो खत्म किया जा सके, और जो जो मटेरियल्स वगैरह हैं उसको जो है वो रिकवर किया जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर डीआरडीओ और इंडियन नेवी, इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट किया अपना मेडन सॉल्वो लॉन्च ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये नेवी के हेलीकॉप्टर से जो है वो हुआ, प्लेटफॉर्म से, ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। और इस ट्रायल में जो है वो दो मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, जल्दी जल्दी क्विक सक्सेशन में, सेम हेलीकॉप्टर से। और ये पहला, ये मतलब ये फर्स्ट साल्वो लॉन्च है एडवांस्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का पूरा। तो माना जा रहा है कि इससे जो क्षमताएं हैं वो और बेहतर होंगी। ठीक है। और ये NASMSR मिसाइल ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर का यूज करती है, जो कि एक लंबे समय तक जो है वो सस्टेन करता है। और इसमें जो है वो जो है वो पूरा क्रिटिकल सब सिस्टम्स इसमें काफी लगे हुए हैं, एवियोनिक्स इसका काफी स्ट्रांग है, नेविगेशन सिस्टम बेहतर है। और इसमें जो है वो रैमजेट जो है वो लगा है, इंजन वगैरह लगा है। और इसको डीआरडीओ ने जो है वो इनका जो हैदराबाद बेस सेंटर है MRET वहां पे डेवलप किया है इसको। और माना जा रहा है कि हमारा जो एफर्ट है कि हम जो हमारी एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज है इसको इंडिजनाइज करें,
जो है सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डेवलप करे, तो वो उसमें और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज INSLN डाइवेक्स 2026 ये हुई। ये 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चली है। इसमें इंडिया के जो नेवी है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इनका एक सबमरीन रेस्क्यू वेसल INS निरीक्षक ये पार्टिसिपेट किया अपनी डाइविंग टीम के साथ। दोनों ही कंट्रीज की जो नेवीज हैं उनकी टीम्स में ने जो है वो अपना इसमें पूरा कॉपरेशन किया। और ये एक्सरसाइज है कि जो डीप सी डाइविंग है उसको कैसे और एडवांस किया जाए, बेहतर किया जाए। और इंडिया का जो एक मिशन है महासागर मिशन, वो इसको जो है वो एक विजन है कि एक इस पूरे जो रीजन है इसमें जो कंट्रीज हैं इनके साथ रिलेशंस को और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो उसी का एक ये पार्ट है, टाइम टू टाइम जो है वो किया जाता है ताकि इस पूरे रीजन में जो स्टेबिलिटी है, पीस है, सिक्योरिटी है, उसको और बेहतर किया जा सके। ठीक है, और इसके अलावा इनका जॉइंट एक्सरसाइज स्लिनेक्स होता है। ठीक है, ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। मिलान होता है जो कि एक मल्टीलेटरल नेवल गैदरिंग है। तो ये सारे जो वो हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इन्होंने ये ऑपरेशनलाइज करेंगे पर्व पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये एक नया इनिशिएटिव है, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी को बेहतर किया जाए। इन्वेस्टर्स का जो फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और केयर रेटिंग लिमिटेड, इसको जो है वो एक रिकॉग्निशन ग्रांट किया गया है एज द पर्व। और इसके अलावा जो ये NSC है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फंक्शन करेगा एज पर्व डेटा सेंटर, जो अभी इन्होंने नेटवर्क पूरा अपना इशू किया है, फ्रेमवर्क जारी किया है 4 अप्रैल को। और पिछले साल पर्व जो है ये दिसंबर 25 में जो है वो लॉन्च किया गया था, कि मतलब कैसे बेहतर तरीके से जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उनका जो कैसे उनको वेरीफाई करना है, कैसे उनका परफॉर्मेंस को ऑथेंटिकेट करना है, इसके लिए। ठीक है, सेबी की बात करें तो इंडिया में ये सिक्योरिटीज मार्केट का जो है वो एक रेगुलेटर है, और इसका फोकस है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, मार्केट की इंटेग्रिटी को बेहतर करना, रिफॉर्म्स जो है वो टाइम टू टाइम करना। फिर केयर रेटिंग्स, ये 1993 में जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। ये इंडिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और NSE जो है वो कंट्री का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो जैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो ये सब चीजें हैं ये भी बहुत मतलब आ जाती हैं, पूछती हैं एग्जाम में, जैसे केयर क्या है, NSE क्या है। ठीक है, और किस कैसे क्या ये वर्क करते हैं। जैसे अब नया प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि किसने इसको लॉन्च किया या कब लॉन्च किया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लॉन्ग है, और हरदोई में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये इससे जो वेस्टर्न यूपी है इसको पूरा ईस्टर्न यूपी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब जो यूपी है अपने कमर्शियल सेंटर्स के लिए जाना जाता है, सेंट्रल यूपी अपना ये एक एग्रीकल्चर हार्टलैंड है। और 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको ये पूरा जो है वो कनेक्ट करेगा, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, और इन्होंने बोला कि गंगा एक्सप्रेसवे से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट मिलेगा। कई सारे सेक्टर्स जो है वहाँ पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो इससे क्या होगा, यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी, होंगी। फिर इन्होंने कहा कि स्टेट का, यूपी का जो यूथ है उसमें मुद्रा योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत जो है वो एक इनको एम्पावर किया जा रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली मूव करेंगे। अब जैसे कि मेरठ जाना जाता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री गुड्स के लिए, संभल हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, बुलंदशहर सिरेमिक्स के लिए जाना जाता है, हरदोई हैंडलूम के लिए जाना जाता है, उन्नाव लेदर के लिए जाना जाता है, प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पे जो है वो बेहतर तरीके से इनकी रीचेबिलिटी होगी। फिर उन्होंने कहा कि
अभी जो उत्तर प्रदेश है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो मॉडर्नाइज हो गया है। और जो एयरपोर्ट नेटवर्क है ये एक्सपेंड किया है। अभी 21 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 5 इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं। रिसेंटली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है। और गंगा एक्सप्रेसवे से जो है वो कुछ ही दूरी पे है। फिर इन्होंने कहा कि तो उत्तर प्रदेश है पहले बीमारू राज्य था, अभी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बन गया है। तो काफी मतलब जो यूपी है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पीसेस में, यूपी पीसेस में आ सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया और इन्होंने प्रपोज किया है टू रिकॉग्नाइज E100 एज एन अप्रूव्ड ऑटोमेटिव फ्यूल। मतलब पूरा 100% जो है ये एथेनॉल बेस्ड रहेगा। ठीक है। तो एक तरह से ये सर्टिफाई किया है और इसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ावा देगा। और ये नए तरह के व्हीकल्स बनेंगे जो कि पूरी तरह से एथेनॉल पे जो है वो रन करेंगे। ठीक है। और ये जो अमेंड इसके लिए जो है वो अमेंडमेंट किए गए हैं, इसमें रूल 115 है और सब रूल 18 है ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में। और ये क्या करता है, गवर्न करता है रिकॉग्निशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इन इंडिया। तो कैसे जो है वो, अभी तक जैसे हमने देखा था कि ब्लेंडिंग होती थी, E20 होता था, E15 होता था, अभी ये पूरा E100 जो है वो पूरा एथेनॉल बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट इन्होंने इसको अप्रूवल किया है। और इन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये अलाउ करेगा होमोलोगेशन एंड टाइप अप्रूवल ऑफ E100 पावर्ड व्हीकल्स बाय, मतलब जैसे कि जो एजेंसीज हैं, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये वर्क करेंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया गया कि इस तरह की व्हीकल्स जो है वो बने। साथ ही साथ उनको कंज्यूमर अडॉप्ट करें, ऐसी व्हीकल्स को परचेज करें। कि इनसे कहा जा रहा है कि ये जो है वो क्लीन है और इससे जो है वो ग्रीन एनर्जी, मतलब इसको जो एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है। और पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये E100 जो है वो 100% एथेनॉल फ्यूल है और इसको एक ऑल्टरनेटिव ऑटोमेटिव फ्यूल के तौर पे यूज किया जाएगा। फिर ये इंडिया ने जो है वो अपना जो डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क है इसको काफी बढ़ाया है। और जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि 2014 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। 14 ऑपरेशनल यूनिट्स थी, अभी बढ़ के 50 हो गई हैं, तो लगभग 250% का इंक्रीज हुआ है। और इन्होंने कहा कि हम जो है वो 87% जो पूरा कंट्री है उसको अब कवर कर रहे हैं। ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी जो क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं। पहले से अच्छे तरीके से जो साइक्लोन्स हैं, हैवी रेन्स हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं, इनका प्रिडिक्शन हो जा रहा है। गवर्नमेंट का जो मिशन मौसम इनिशिएटिव है, इसके तहत अभी 50 और मोर जो रडार्स है इनको जो है वो बनाया जाएगा। हाँ, इनका प्लानिंग चल रहा है कि इनको लगाना है। और जो रेडार्स हैं वो क्या करते हैं, डॉपलर इफेक्ट का जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं और मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि वेदर सिस्टम में क्या वेलोसिटी है, और समय पे जो है ये फोरकास्टिंग जो है वो करते हैं। और इसके लिए जो अपना IMD है ये काफी जो है वो डुअल पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी इनका जो है वो यूज कर रहा है। और प्रिसाइज तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे कितना रेनफॉल हो सकता है, क्या जो है वो सब गिर सकते हैं, ओला वगैरह हो जाती है, ड्रिजल होगा, क्या होगा। तो इसमें वार्निंग जारी कर दी जाती है ताकि लोगों को जो चीजें हैं उसका नुकसान जो है वो कम से कम पहुंचे जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसको। ठीक है। और माना जा रहा है कि जो आगे आने वाले टाइम में नए जो रडार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे वो वल्नरेबल जगहों पे लगेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है। इन सब एरियाज में एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स देखने को भी जैसे मिलते हैं, तो वहां पे जो है वो टाइमली जो है वो पता चल सके कि हाँ क्या चीजें हैं। इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट इकोसिस्टम, उसको और बेहतर करने के लिए एक और जो नेशन का ओवरऑल साइबर रिलीजियंस है, सर्ट इन, इन्होंने सक्सेसफुली एक 3 दिन का जो है वो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो चलाया। इसको सर्ट इन संवाद 2026 कहा गया। और उसमें काफी सारे इंडस्ट्री, मतलब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू फ्यूचर रेडी ऑडिट्स, अडेप्टिंग, एश्योरिंग, एडवांसिंग।
ठीक है। तो कैसे साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करना है उस पे पूरी बातचीत हुई और इसमें अंबक का लॉन्च हुआ। अंबक क्या है? ऑडिट मॉनिटरिंग, बेंचमार्किंग एनालिसिस एंड काइनेटिक इंटरवेंशन। ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने जो है वो जो सर्ट इन है बर्ड और नाबार्ड के साथ जो है वो अपना कोलैबोरेशन किया है और एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स इसको जो है वो अपना इंट्रोड्यूस किया। ये रूरल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए इसको जारी किया गया है। और सर्ट इन की बात करें, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि साइबर सिक्योरिटी के से रिलेटेड जो इंसिडेंट होते हैं उन पे अपना रिस्पांस करने का काम करती है। ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और इनका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जिसपे ये फोकस करते हैं कि कैसे साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स होंगी, क्या-क्या चीजें जो है वो रहेंगी। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी हैं। ये राजस्थान रॉयल्स के ओपनर हैं। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है आईपीएल में और ये फास्टेस्ट बैट्समैन हो गए हैं टू रीच 400 रन्स इन अ सिंगल सीजन इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड। 15 साल के हैं ये और इन्होंने 167 डिलीवरी पे ये माइलस्टोन अचीव किया। और इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये कोलकाता नाइट राइडर्स के एंड्रयू रसेल के नाम पे था, जिन्होंने 188 बॉल्स पे जो है ये टारगेट अचीव किया था 2019 में। ठीक है। तो कभी कभी जैसे आईपीएल में इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं छोटे छोटे एग्जामिनेशन वगैरह में। तो यही है आज का ये सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।